नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम भारत भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। आज हम भारत में प्राकृतिक गैस के संसाधन के बारे में जानेंगे। तो हम पहला पॉइंट देख लेते हैं कि आज हम भारत में प्राकृतिक गैस के संसाधन के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम भंडारों के ऊपर उपस्थित होती है। यानी जो प्राकृतिक गैस है वो पेट्रोलियम भंडारों के ऊपर उपस्थित होती है। मतलब जैसे कि यदि आपकी ज़मीन के अंदर इस प्रकार से यहाँ पेट्रोलियम यदि भरा हुआ है तो इसके ऊपर एक लेयर तैरती है गैस की, जिसे ही प्राकृतिक गैस कहते हैं। ठीक है, तो इसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऊपर निकाल लिया जाता है। इसके बाद पेट्रोलियम निकाला जाता है। यानी जहाँ जहाँ पेट्रोलियम होगा वहाँ पर आपकी प्राकृतिक गैस पाई जाएगी। ठीक है, यानी पेट्रोलियम के साथ ही जो गैस बनती है वो आपकी प्राकृतिक गैस होती है। जो उस लिक्विड जो पदार्थ नीचे पेट्रोलियम है उसके ऊपर एक लेयर तैरती रहती है गैस को, उसी को हम प्राकृतिक गैस कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप? तो पॉइंट है कि प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम भंडारों के ऊपर उपस्थित होती है तथा पेट्रोलियम निष्कर्षण के समय सबसे पहले इस यही प्राप्त होती है। तो आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले हम प्राकृतिक गैस को निष्कर्षण करेंगे, फिर इसके बाद पेट्रोलियम वहाँ से निकालेंगे। प्राकृतिक गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी से अलग होती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि प्राकृतिक गैस और द्रवित पेट्रोलियम गैस दोनों ही अलग होती हैं। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के प्राकृतिक भंडारों से प्राप्त होती है। यानी जो प्राकृतिक गैस है वो पेट्रोलियम के प्राकृतिक भंडारों से प्राप्त होती है। तो ये आपको दोनों में अंतर याद रखना है कि प्राकृतिक गैस और द्रवित पेट्रोलियम गैस। जो प्राकृतिक गैस है वो पेट्रोलियम के प्राकृतिक भंडारों से प्राप्त होती है। यानी डायरेक्ट प्रकृति से ही प्राप्त करते हैं किसी प्राकृतिक गैस को। ठीक है, और भंडारों से प्राप्त होती है। जबकि द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी की बात करें तो ये तेल रिफाइनरियों में तेल शोधन प्रक्रिया के उपवाद प्रक्रिया के उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। तो ये आपको याद रखना है कि जो एलपीजी गैस है, ये एलपीजी गैस है, जो आपकी एलपी लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, ये आपकी पेट्रोलियम का जब निष्कर्षण किया जाता है तो वहाँ से जो गैस निकलती है उसको एलपीजी कहते हैं। जबकि प्राकृतिक गैस प्राकृतिक तेल भंडारों से ही प्राप्त की जाती है। तो दोनों में आप पॉइंट में अंतर समझ गए होंगे कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस तेल संसाधनों के दौरान निकलती है, जबकि प्राकृतिक गैस आपकी जो भंडार होते हैं जमीन के अंदर वहां से निकलती है। ठीक है, तो दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर कि प्राकृतिक गैस का मुख्य तत्व मीथेन है। तो ये आपको याद रखना है कि जो आपके प्राकृतिक यानी जहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है ज़मीन के अंदर से और यहाँ पर जो गैस तैरती है उसे प्राकृतिक गैस कहते हैं। इसका जो मुख्य तत्व है वो आपका मीथेन है। जबकि द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य स्रोत ब्यूटेन है। तो दोनों का ये अंतर याद रखना है कि जो जब पेट्रोलियम को ज़मीन से निकाल कर उसका शोधन किया जाता है कारखानों में, तो वहाँ से जो गैस निकलती है वो आपकी एलपीजी गैस निकलती है। ठीक है, एलपीजी गैस ही आपकी रसोई घर में काम आती है। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगला पॉइंट की हम बात करें तो अगला पॉइंट है यहाँ पर कि प्राकृतिक गैस की खोज एवं उत्पादन ओएनजीसी मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन तथा ओआईएल ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। तो दोनों ये याद रखना है कि जो प्राकृतिक गैस की खोज एवं उत्पादन है वो ओएनजीसी तथा ओएल संस्थाओं द्वारा किया जाता है। यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन द्वारा किया जाता है। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर। तो अगला पॉइंट यहाँ पे है कि परंतु इसका वितरण एवं शोधन गैल यानी जो गैल है GAIL इन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। यानी प्राकृतिक जो आपके पेट्रोलियम और गैस का उत्पादन की बात करें तो वो आपके ONGC और OL की द्वारा काम किया जाता है। जबकि उसके वितरण यानी कारखानों द्वारा उसका वितरण कहाँ किस संस्था द्वारा किया जाता है तो आपके गैल द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आपने इनके नाम सुने भी होंगे। ठीक है, गैल का फुल फॉर्म होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, द्वारा किया जाता है। गैल की स्थापना 1984 में की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो गैल की स्थापना है वो आपकी 1984 में की गई थी। अगले पॉइंट की हम बात करें तो अगला पॉइंट है कि भारत के पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में स्थित मुंबई हाई
तेल क्षेत्र से सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है। तो यानी देश का 60% यदि पेट्रोलियम बात करें तो पेट्रोलियम जो प्राप्त होता है वो आपके मुंबई हाई से प्राप्त होता है, तो वहीं से आपकी गैस भी सबसे ज़्यादा प्राप्त की जाती है। यानी पश्चिमी भारत के पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में स्थित मुंबई हाई तेल क्षेत्र से सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ से देश का जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत के आपके अरब सागर में एक मुंबई हाई है, यहाँ से देश का 60% पेट्रोलियम उत्पादन किया जाता है, तो यहीं से सबसे ज़्यादा गैस भी प्राप्त की जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं कि भारत के पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में स्थित मुंबई तेल हाई से, ये तो आपका क्लियर हो गया होगा। अगले पॉइंट की हम बात करें तो अगला पॉइंट है आपका अगला पॉइंट है कि भारत में प्राकृतिक गैस की सर्वाधिक खपत विद्युत क्षेत्र में होती है। यानी जो प्राकृतिक गैस की जो खपत है, यानी उसका जो यूज किस क्षेत्र में किया जा रहा है, तो वो विद्युत के क्षेत्र में किया जाता है, तथा इसके बाद उर्वरक संयंत्र क्षेत्र में दूसरे सबसे बड़े उपभोग करता है। और उत्तर प्रदेश में 2 गैस आधारित विद्युत संयंत्र है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो प्राकृतिक गैस होती है उसका उपयोग विद्युत क्षेत्र में किया जाता है और उर्वरक संयंत्रों में कि दूसरे स्थान पर किया जाता है। यानी सबसे ज़्यादा पहले आपके विद्युत क्षेत्र में होता है, फिर इसके बाद उर्वरक संयंत्र क्षेत्र में होता है। तो दोनों पॉइंट क्लियर। अब बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2 गैस आधारित विद्युत संयंत्र है। तो एक तो आपका दादरी यानी गौतम बुद्ध नगर है, और एक आपका औरैया जिला में। ठीक है, औरैया जिला के आपके दिबियापुर में प्लांट लगा है। ठीक है, एनटीपीसी जिसे हम कहते हैं। ठीक, समझ गए होंगे। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि देश में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार कृष्णा गोदावरी घाटी में अनुमानित है। इस क्षेत्र को D6 ब्लॉक के नाम दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो कृष्णा और गोदावरी कृष्णा और गोदावरी को जो डेल्टा है, डेल्टाई क्षेत्र है, उसका जो अपतटीय क्षेत्र है, यानी आपका जो प्रायद्वीपीय भारत और यहाँ से आपकी कृष्णा और गोदावरी जो नदियाँ बह रही हैं, इसके जो यहाँ पर अपतटीय क्षेत्र है, यानी अपतटीय क्षेत्र का मतलब होता है कि समुद्र का छिछला हुआ भाग, जहाँ पर समुद्र की गहराई बहुत ही कम होती है, उसे हम छिछला समुद्र कहते हैं। और इसका मतलब है कि यहाँ पे समुद्र अपतटीय क्षेत्र यानी भूखंड के पास के क्षेत्र को अपतटीय क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर प्राकृतिक गैस का भंडार सबसे ज़्यादा अनुमानित लगाया गया, जिसे D ब्लॉक के नाम दिया गया है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। अगले पॉइंट की हम बात करें तो अगला पॉइंट के बारे में हम जान लेते हैं। अगला पॉइंट है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है, देहरादून कहाँ पर है, उत्तराखंड में। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पर जो अगला पॉइंट है कि राजीव गांधी पेट्रोलियम तकनीक संस्थान शिवसागर असम में स्थित है। तो दोनों आपको याद रखना है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की बात करें तो देहरादून में है, राजीव गांधी पेट्रोलियम तकनीक संस्थान की बात करें तो आपके शिवसागर असम में स्थित है। तो दोनों को आपको याद रखना है कि राजीव गांधी की बात आए तो आपके असम में होगा, और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की बात आए तो आपके उत्तराखंड में होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अगले पॉइंट की हम बात करें तो अगला पॉइंट है कि वर्तमान में केवल 40% पेट्रोलियम उत्पाद का परिवहन पाइपलाइन के द्वारा होता है। यानी जो जैसे कि गैस का जो पेट्रोलियम का जो आप यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की जो प्रक्रिया है, वो कहीं ट्रांसपोर्ट के माध्यम से की जाती है। ठीक है, तो उसमें जो 40% यानी 100% तेल है, तो उसमें 40% जो तेल है वो आपके गैस पाइपलाइन इन बिछा दी जाती है। जैसे कि कानपुर से आपकी पटना बिछा दी जाए, या फिर मुंबई हाई से आपको कानपुर या औरैया तक लाई जाए, तो गैस के माध्यम से आसानी होती है। इसमें बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट रुपए नहीं किया जा सकता है, जिससे कि बचत होती है। ठीक है, तो 40% ही अभी परिवहन के माध्यम से ही गैस का आदान प्रदान इधर से उधर होता है। तो फिर कि कच्चे पेट्रोलियम के परिवहन हेतु देश की पहली पाइपलाइन असम से बिहार तक यानी देश की जो सबसे पहले पेट्रोलियम जो परिवहन की बात की गई, तो वो आपकी पाइपलाइन के माध्यम से तो असम से बिहार तक की गई। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगला पॉइंट है कि जिसे नाहरकटिया या नुमा माटी बरौनी के नाम से जाना जाता है। तो जो आपकी पाइपलाइन बिछाई गई उसका नाम है नाहरकटिया या फिर नुमा माटी बरौनी के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट क्लियर है। अगले पॉइंट की हम बात करें तो अगला पॉइंट है कि देश की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन हजारिया और विजयपुर जगदीशपुर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, हजारिया से विजयपुर जगदीशपुर। ठीक है, इसे
HVJ पाइपलाइन के नाम से भी जाना जाता है और ये गुजरात से शुरू होकर मध्य प्रदेश होती हुई उत्तर प्रदेश तक आती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि गुजरात से उत्तर प्रदेश तक जाती है, यानी उत्तर प्रदेश आपका ये और गुजरात से यहाँ से जाती है। तो इसे क्या नाम दिया गया? इसे HVI जे नाम दिया गया और इसे कहाँ से कहाँ तक पाइपलाइन है? जो हजारी है, विजयपुर से जगदीशपुर है, ठीक है। और ये पाइपलाइन मुंबई हाई से प्राकृतिक गैस की परिवहन हेतु प्रयोग की जाती है। तो आपकी जो प्राकृतिक गैस का जो भंडार है मुंबई हाई से, वहाँ से लेके आपके उत्तर प्रदेश तक इस पाइपलाइन को बिछाया गया है, ठीक है। तो ये कुछ गैस के जो संसाधन थे उसके बारे में जाना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।